नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो धीरज, नमस्ते। ये बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक जा रही है कि नहीं? प्रॉपर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो कमेंट करें तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाया जाए। जल्दी से बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, बढ़िया है। तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए और बहुत अच्छी चीज़ है ये अनअकैडमी, और इसलिए हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद अपने सेशन पर आएंगे। ठीक है? ओके। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है। एक्चुअल में अनअकैडमी के अगर लेक्चर आप लेना चाहते हैं, या यूँ कहें कि अनअकैडमी क्या है, तो अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसके माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गाइडेंस मिलेगा, आपको बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा और आपको बहुत कम समय में आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यह अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ जो मार्गदर्शन आपको मिलता है, जो गाइडेंस आपको मिलता है, वो बेहतरीन अनुभवी और शिक्षित लोगों के द्वारा मिलता है, क्वालिफाइड लोगों के द्वारा मिलता है। इसलिए आपको बहुत परेशान नहीं होना पड़ता अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और आप जो है उन लोगों से बिल्कुल अलग रहते हैं जो कि बाकी लोग प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी वो प्रिपरेशन का लेवल नहीं है जो कि आपका होगा। जनरली बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर सब्जेक्ट पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं कितने सब्जेक्ट पढ़ा के लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 9 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, एंड अदर्स भी नीचे लिखा है, वो भी दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि चाहे पीसीएसजे की परीक्षा हो, एपीओ की परीक्षा हो, एचजेएस की परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, उसका जो सिलेबस है सब कंप्लीट कराया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि अनअकैडमी क्या सब्सक्रिप्शन लिए बिना हम नहीं अटेंड कर सकते? बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं आप। अनअकैडमी पर 2 तरीके की क्लासेस होती हैं, एक स्पेशल क्लासेस, और स्पेशल क्लासेस का मतलब ये होता है कि आप बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी इस क्लास को कर सकते हैं। बस अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जुडिशियरी पीसीएसजे गोल डिसाइड करना पड़ेगा, और आपको बहुत सारे फ्री के लेक्चर वहां पे उपलब्ध हो जाए। और अगर आप लगता है कि नहीं किसी बैच का लाभ उठाएं, बैच ज्वाइन करेंगे तो हमारी तैयारी और ज़्यादा सिस्टमेटिक होगी, तब उसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के निश्चित रूप से बहुत सारे फायदे हैं। नए नए बैच शुरू होंगे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत सारे फायदे आपको उस बैच को ज्वाइन करने से मिलेंगे। और बैच स्पेशल क्लास में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे उस पर। क्या फायदे हैं, और प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस की क्या सुविधाएं कॉमन? देखिए, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं। टीचर को जब आपकी ओपिनियन लेनी होती है तो वो पोल कर लेता है लर्नर के साथ, जिससे उनकी ओपिनियन जान लेता है। अगर आपको किसी चीज में डाउट रह जाता है, नहीं क्लियर कर पाए, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसकी खासियत एक ये भी है कि आपको क्लास से पहले प्रॉपर नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि अगर आप भूल भी गए हैं तो आपको नोटिफिकेशन याद दिला देगा कि आपकी क्लास होने वाली है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंफर्ट जोन में, न धूप लगनी है न ठंडा, आप अपने घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर पाते हैं। और अगर क्लास आपका छूट गया तो रिकॉर्डेड क्लास होते हैं, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिस भी, ऑब्जेक्टिव वगैरह की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर राइटिंग सेशन होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो प्लस सब्सक्रिप्शन की भी सारी बातें हमने बताई दी। और बात करते हैं, तो हमने अभी कहा था कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो नए नए बैच है ना, जैसे यही है 8 सितंबर से नया बैच, 15 सितंबर से नया बैच, 1 सितंबर से नया बैच, 25 अगस्त से नया बैच, 18 अगस्त से नया बैच, 7 जुलाई से नया बैच,
तो इतने सारे करंट में नए नए बैच शुरू हुए, आप सारे बैच को एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेके सारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। संगीता गुड आफ्टरनून, अंकित गुड आफ्टरनून, प्रसिद्ध गुड आफ्टरनून, सादर प्रणाम। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बारे में हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर सब्सक्रिप्शन लेने के प्राइस क्या होगी, कैसे सब्सक्रिप्शन लें, उसका बात सुन लीजिए। यहाँ पे आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई भी प्लान ले लीजिए, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको 1 साल का प्लान लेना है। कोई भी प्लान अब आप लेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट में भी फीस सबमिट करने की सुविधा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इतना नहीं, जो आपको प्लान दिख रहा है, अगर आप उसमें राय लाइफ रेफरल कोड का मांगेगा आपसे, अगर आप इस कोड का प्रयोग करेंगे RAILIV, इसे जरूर याद रखें, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट वैसे भी हो जाएगा। तो जो फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसमें भी माइनस हो जाएगा यदि आप इस कोड का प्रयोग करें। लेकिन एक चीज और है कि ये जो फीस स्ट्रक्चर अभी आपको हमने दिखाया वो बस 3 दिन तक, और 23 तारीख से ये नया फीस स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा, माने फीस 10% बढ़ जाएगी। तो अभी ये स्ट्रक्चर है और 23 के बाद ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि 23 से पहले सब्सक्रिप्शन लेना, अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस नुकसान से बचने के लिए। लेकिन चाहे 23 से पहले लेंगे, 23 के बाद लेंगे, आप राय लाइव अगर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट होगा ही होगा हमेशा। और इतना ही नहीं कि सिर्फ जुडिशियरी के पर्पज के लिए ही, किसी भी कोर्स में अगर आप लेंगे एडमिशन तो आपको ये कोड आपका 10% डिस्काउंट करा दें। अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है, आप जैसा कि ज्वाइन किए हुए हैं। अभी हमारी क्लासेस 2 बजे से चल रही हैं और जब चेंज होना होगा तो मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, UA यानी अनअकैडमी जुडिशियरी धर्मेंद्र, ठीक है ना। अनअकैडमी जुडिशियरी धर्मेंद्र के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है और इसे भी आप ज्वाइन करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए, हो गया ये तो अनअकैडमी के बारे में। अब हम आप लोगों को उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो क्वेश्चन सेशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए रेडी रहिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, attempt to commit culpable homicide is provided under Indian Penal Code। कौन से सेक्शन में आपराधिक मानव वध के प्रयत्न को बताया गया? आपराधिक मानव वध के प्रयत्न, हाँ बेटा अब ठीक है, वो बिल्कुल आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, दवा वगैरह दिलवा दिए थे तो ठीक है वो। तो इसका मैं, हाँ बताइए, इसका बताइए कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट प्रयत्न कौन सी धारा में है ये? तो अंकित हैं, इसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ये है 308 में, और मर्डर का अटेम्प्ट जो है वो 307 में, पनिशमेंट मर्डर की 302 में, डिफिनीशन मर्डर की 300 में, इसे यही है ना। और इसी तरीके से डिफिनीशन कल्पेबल होमिसाइड की, अरे पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन 304 में, डिफिनीशन कहाँ है? सेक्शन 299 में। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है हम लोगों को, बिल्कुल ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए जल्दी से, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अगला पढ़िए। एक स्टेटमेंट है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। रीजन क्या कहता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज ए गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस।
ये कहता है कि अगर कोई विकृत चित्तता के अधीन है और वो कार्य की प्रकृति को समझ नहीं रहा है तो वो कार्य अपराध नहीं होगा। कथन, कारण क्या कहता है? कारण कहता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक अच्छा बचाव है, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, लेकिन विधि की भूल बचाव नहीं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है अंकित, टाइम्स ऑफ विजडम, धवनी, ममता, धीरज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों हैं करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, क्योंकि ये आर जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को बताता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को नहीं बताता। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन अच्छा रंजना हो आप, वही मैं पूछने वाला था कि आप कौन हैं। हाँ तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला देख लेते हैं फट से, ये देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 65 of the Indian Penal Code, the sentence of imprisonment for non-payment of fine shall be limited to। धारा 65 में जुर्माने के देने में डिफॉल्ट करने पर कितना पनिशमेंट होगा उसके बारे में ऑप्शन में कौन सा सही है? 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स ऑफ द ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए जितना मैक्सिमम है उसका 1/3। 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स फॉर द ऑफेंस, उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम है उसका 1/4। 1/2, 1/5। हाँ शेर अली, गुड इवनिंग बच्चा। तो ये है आपका 1/4 है ना, 1/4 है। ध्यान रखना है कि ये 1/4 का फार्मूला उस मामले में लागू होता है जिनमें कोई ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों से पनिशेबल है, और फाइन देने में डिफॉल्ट किया जाता है तो उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जितना हो सकता है उसका 1/4। जहां केवल ऑफेंस फाइन से पनिशेबल है, ऐसे मामलों में ये फार्मूला लागू नहीं होता है। तो जो फाइन से पनिशेबल है, केवल फाइन से, सेक्शन 61 है और 67, और जो फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों से पनिशेबल है उसके लिए सेक्शन 65। अरे निशी भी आ गई, नमस्ते निशी। हाँ अंकित, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसमें से मूल्यवान प्रतिभूति क्या नहीं है? मूल्यवान प्रतिभूति क्या नहीं? ए पोस्टल रिसीप्ट फॉर ए इंश्योर्ड पार्सल, ए रेंट नोट, ए प्रोमिसरी नोट, ए डीड ऑफ डिवोर्स। अभिषेक, अंकित, रंजना, धीरज, ममता, तो इन लोगों के आंसर, संगीता, आप सबके आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुल। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30 में है ना, सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी। और ये है आपका अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड। मतलब धारा 34 के लिए कौन सा इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है? कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए, प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, कि एक्ट जो है
सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए। इसमें से कौन सा सेक्शन 34 के लिए जरूरी नहीं? अरे क्या दे रहे हैं आप लोग आंसर? नमस्ते राज। तो इसमें हमने पूछा है कि सेक्शन 34 के लिए क्या नहीं होना चाहिए, नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, है ना? तो कुछ लोगों के आंसर गलत कहाँ आ रहे हैं? ये है एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट इसके लिए जरूरी नहीं है, ये सेक्शन 149 के लिए जरूरी है। अच्छा, मैं हट जाऊं? बिना अपनी शक्ल दिखाए भी हम लोग ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये होता है कि इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। आपको लगता है कि हम आपको नहीं देख रहे हैं, और ऐसे आपको लगता है कि आपको हम देख रहे हैं, एक्चुअल में देख नहीं रहे हैं हम आपको। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन से इस बात को ध्यान रखूंगा। हाँ, अगले क्वेश्चन से इसका ध्यान रखूंगा। चलिए ये क्वेश्चन ले लीजिए। अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ। आईपीसी के अंतर्गत सहमति का बचाव किन मामलों में नहीं लिया जा सकता? अब इसमें तो दिक्कत नहीं है, सही है ये। किन मामलों में सहमति का बचाव नहीं लिया जाता? अब इसका ऑप्शन, और इसका आंसर आप ये भी बताइएगा, सेक्शन कौन सा है जिसमें ये बात कही गई? सेक्शन कौन सा है? नहीं, ठीक तो है, गलत कहां है? संगीता, सही है आपका आंसर। सेक्शन में पूछ रहा हूं कि सेक्शन कौन सा? ना बेटा ममता, अरे ये सब का सेक्शन बता रहे बच्चों? ये सेक्शन 87 है आईपीसी का। 87 सेक्शन में ही ना बताया गया है कि कंसेंट देके कोई कार्य कराया जा सकता है, और वो कंसेंट डेथ के लिए या ग्रीवियस हर्ट के लिए नहीं दे सकते आप। अच्छा, मान लीजिए एक पर्सन ने डेथ के लिए कंसेंट दी, डेथ के लिए कंसेंट दी कि बी ने कहा ऐसे कि तुम मुझे मार दो यार, क्योंकि हमको अब जीना नहीं है। ए ने मार दिया बी को उसके कंसेंट से। क्या ए ने कोई अपराध किया, और किया तो कौन सा अपराध किया? ए ने अगर किया तो कौन सा अपराध किया? किया तो कौन सा किया? जिन लोगों का नेटवर्क अगर स्लो होगा ना, तो एक बार बाहर जाएंगे, फिर से यूट्यूब ज्वाइन करेंगे, फिर से हम लोगों के साथ अपडेट हो जाएंगे। तो एक बार बैक जाएंगे, फिर से अपडेट हो जाएंगे हम लोग। अच्छा, आया था तो दिए थे परीक्षा? हाँ ठीक है, यही चीज है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑफेंस नहीं होगा, ये तो आप बता ही रहे हैं कि नहीं, आप डेथ काज करने की कंसेंट नहीं दे सकते। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, कि आखिर ऑफेंस होगा तो क्या होगा? मर्डर? नहीं, मर्डर नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 300 के पांचवें एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन पांचवें में ये बताया गया कि काजिंग डेथ बाय कंसेंट, तो कंसेंट से डेथ काज करेंगे तो ऑफेंस मर्डर का नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इसका पनिशमेंट जाएगा सेक्शन 304 की पैरा फर्स्ट में। ठीक है?
सेक्शन 304 के पैरा फर्स्ट में, और जिसमें भी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट है। चलिए अगला सवाल ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि imputation, assertion, prejudicial to national integration have been provided under which of the following section of Indian Penal Code? यानी राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले तथ्य जो किस धारा के अंतर्गत पनिशेबल है आईपीसी की? राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। मुझे लगता है कि आप गलत बता रहे हैं बच्चों। बता लिया, ये होगा सेक्शन 153 बी। ए नहीं है, वो दो वर्गों में शत्रुता पैदा करना 153 ए में है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इस आधार पर दो वर्गों में शत्रुता पैदा करना। और जो नेशनल इंटीग्रेशन शब्द लिख गया ना, यानी राष्ट्रीय अखंडता शब्द जो मैंने बोला है, अखंडता पर प्रभावित करने वाली चीजें इसमें पनिशेबल है 153 बी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन। हु प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आईपीसी को ड्राफ्ट किसने किया था? आज मैंने क्वेश्चन भी दिया था बच्चों को, वन लाइनर, उसमें भी यही क्वेश्चन था। ये फिर भी हमारे कुछ बच्चे हैं जो गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, केवल अंकित से गलती हुई है, बाकी सब तो बता रहे हैं सही। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले है ना, स्टीफन नहीं है अंकित, ठीक है। स्टीफन ने एविडेंस को ड्राफ्ट किया था, एविडेंस को ड्राफ्ट किया था, आईपीसी को लॉर्ड मैकाले। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। नेसेसिटी एज ए डिफेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड व्हेन द एक्ट हैज बीन डन। आवश्यकता अपराध नहीं होगा यदि कार्य किया जाता है विथ गुड फेथ, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, विथ इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म, फॉर अवॉइडिंग अदर ग्रेटर हार्म। बताइए बताइए जल्दी, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मैं जानता हूं, एक से ज्यादा ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, ये इसमें जब आप आंसर दे रहे हैं ना, तो ठीक है, बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है नहीं है एक्चुअल में, है ना, ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। ये गुड फेथ बिल्कुल है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन भी है ना। हाँ, तो इसमें जो है और फॉर अवॉइडिंग ग्रेटर हार्म भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन होना चाहिए था। तो आप लोगों का सोचना गलत नहीं है। हाँ, वो समझ में आने लायक नहीं है। चलिए ये कर लीजिए बेटा, ये कर लीजिए। विच फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ ए
कॉम्पिटेंट कोर्ट एमंग द फॉलोइंग इज ए जजमेंट इन रेम, यानी जजमेंट इन रेम को क्या कहते हैं? सरोबंधी निर्णय। इसमें से कौन सा कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय जो होगा वो सरोबंधी निर्णय होगा? इन ए मनी सूट, इन ए सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, इन एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन, नन ऑफ दी अबव। इसमें से कौन सा सही है? धन संबंधी मामलों में, स्थायी व्यादेश के मामलों में, विवाह या दिवाला संबंधी मामलों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, ये बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। हाँ, निशी, आनंद, अंकित, रंजना, सबका सही है, ये सी है। यहाँ जो सेक्शन नंबर 41 हम लोग पढ़ते हैं एविडेंस का, सेक्शन 41, वही जजमेंट इन रेम की बात की गई है और उसमें 4 प्रकार की चीजें हैं जजमेंट इन रेम के लिए। मैट्रिमोनियल मामलों में, इंसॉल्वेंसी मामलों में, एडमायरल्टी मामलों में, और एक है और एक तो क्या है, देखिए मेरे दिमाग से उतर गया, बताइए तो। 3 मैंने बताया, चौथा बताइए तो, मुझे दिमाग से उतर गया। विवाह वाले मामलों में, दिवाला वाले मामलों में, एडमायरल्टी यानी हाँ प्रोबेट, देखिए प्रोबेट वाला, ठीक है। तो प्रोबेट, इन 4 मामलों में जो होता है वो जजमेंट इन रेम होता है, ठीक है ना। सेक्शन 41 बात करता है, और ये क्या होता है? ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, वो निश्चायक सबूत है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, if an accused voluntarily consent for brain mapping and narco analysis, then such information is relevant under which section is of evidence act? बताइए भाई, बताइए, इसका आंसर बताइए। इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? इसका आंसर दीजिए बच्चों। ठीक है, विवेक ठीक, अंकित ठीक, ममता ठीक, हाँ सेक्शन 27 है ये बेटा, सेक्शन 27। सेक्शन 27 बड़ा बहुत सारी केसेस इस पर हैं लीडिंग, जैसे देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मोहम्मद इनायतुल्लाह की केस है, उसके अलावा ये काठी कालू की केस है ना। तो बहुत सारी केसेस हैं इस पर इम्पॉर्टेंट। चलिए ये वाला देख लीजिए तो ऑप्शन, कि द जजमेंट ऑफ एक्विटल पास्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपीलेबल बिफोर सेशन कोर्ट इज एनी ऑफेंस। बताइए, इसका आंसर बताइए। विवेक बताइए। ठीक, हाँ बिल्कुल। हाँ ममता, रंजना, मधु, राज, तो सब एकदम बिंदास आंसर दे रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है तब तक फिर। और ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन, ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मे अप्लाई फॉर प्ली बार्गेनिंग
माने सौदा विभाग के लिए आवेदन एक व्यक्ति देता है, किस कोर्ट में देगा? इन द कोर्ट इन विच हिज केस इज पेंडिंग ट्रायल, इन एनी कोर्ट, इन द हाई कोर्ट, इन द पुलिस स्टेशन। सौदा विभाग के लिए कहां देगा? सौदा विभाग जो है 2006 में जोड़ा गया है, 2005 का अमेंडमेंट है, 2006 से इसको ऐड किया गया है सीआरपीसी में, और ये 265 ए से लेके एल तक चीजें चलेंगी। चैप्टर नंबर जो है, चैप्टर नंबर 21 ए है। इतनी सारी चीजें इसके संबंध में हैं, और आपका आंसर जो आ रहा है बिल्कुल ठीक जैसा आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ एप्लीकेशन दिया जाता है? ये एप्लीकेशन सेक्शन 265 बी के क्लास नंबर 1 के अंतर्गत दिया जाता है, और किस कोर्ट में? जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है ना, जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाता है प्ली बार्गेन के लिए। कौन देता है? एक्यूज्ड देता है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी याद रखनी कि एक्यूज्ड देगा, किस कोर्ट में देगा? तो उसी कोर्ट में देगा जहां ट्रायल चल रहा है। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि द जजमेंट ऑफ एक्विटल पास्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अपीलेबल बिफोर, ये हो चुका है, सॉरी। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी ए पर्सन मे बी एडेड एज ए एडिशनल एक्यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ document relied on by the prosecution, supplementary report of the investigating report, evidence adduced in the case, subsequent development। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं बेटा, बताइए। बताइए बताइए। नहीं, यही होना चाहिए। एक बार देख के कंफर्म कर लीजिएगा। सेक्शन 319 को ना एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप देख के पढ़ के, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये मेंस के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 319। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए एक बार। एवरी स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall prepare the scheme for providing funds for the purpose of compensation of the victim। इसमें से अब हिंदी तो इसका मैं थोड़ा सा कठिन होगा वो शब्द प्रॉपर खोज पाना। ये इसका आंसर का जवाब दीजिए। जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलके एक फंड तैयार करती है जिसे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कहा जाता है। ये क्या होगा इसमें से? कोलैबोरेशन होगा कि कोऑर्डिनेशन होगा कि विथ परमिशन ऑफ होगा कि विथ कंसल्टेशन ऑफ होगा? कंसल्टेशन प्रॉपर शब्द मुझे लग नहीं रहा बच्चों। कंसल्टेशन जो है वो प्रॉपर शब्द मुझे लग नहीं रहा।
इसका आंसर नहीं, परमिशन भी नहीं होगा, परमिशन भी नहीं। पॉसिबल है कि ये होना चाहिए, पॉसिबल है कि ये होना चाहिए। नहीं, परमिशन नहीं होगा निशी, परमिशन नहीं होना चाहिए। देख लिया क्या? देख लिया तब तो ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन विथ होना चाहिए। चलिए कल के टेस्ट में इसको हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कल के टेस्ट में उसको क्लियर कर देंगे। चलिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सही है ना? हाँ, तो भाई जब तक मैं थोड़ा सा डाउट में है, मेरे पास बेयर तो है नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई कल क्लियर कर देंगे। तो चलिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ए सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट बाई एनी पुलिस ऑफिसर, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, बोथ एंड बी, आइदर ए आर बी। यानी कि अन्वेषण के दौरान सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट द वारंट बाई, किसके द्वारा किया जाएगा? बताइए इसका आंसर। जस्ट मिनट बच्चों, एक मिनट में थोड़ा सा इसका करेक्ट आंसर कर लेता हूँ। इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये है ऑर्डर फास्ट अंडर सेक्शन 451 ऑफ CRPC is an interlocutory order, final order, both and A and B, कि none of the above? बिल्कुल ठीक। तो ये रहा हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग कल मिलेंगे तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग, तो कल बाकी के क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। 2 बजे रहती है हमारी क्लासेस। हाँ, इसी तरीके से अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इकट्ठा कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा समय तो हम लोग कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको डिस्कस करते रहिए ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं फिर शाम की क्लास में।